नमस्कार दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल एजुकेशन पॉइंट में। देखिए बच्चों, आज अपन प्रोजेक्टर के द्वारा थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। जो अपना मॉडल पेपर है 10वीं क्लास का, जो ब्लूप्रिंट जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया गया है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ब्लूप्रिंट के बारे में आपको बताया पिछले वाले वीडियोस में कि भाई कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, छोटे आएंगे, बड़े आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये सब अपन ने चर्चा की थी। अब अपन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है माध्यमिक परीक्षा 2020 के लिए, जो कि फिलहाल डेट 3 मार्च दी गई है। हालांकि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है 3 मार्च को एग्जाम ना हो, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, पर अभी फिलहाल के लिए अपन 3 मार्च ही लेके चलेंगे। तो अपने पास लगभग 1 महीना है अपनी तैयारी करने के लिए। तो अपन एक मॉडल पेपर तो है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो जारी किया गया है उसको सोल्व करेंगे, और उसके बाद में अपन और गैस मॉडल पेपर सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आने की जिनकी संभावना होगी ऐसे क्वेश्चन से लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि समय मैंने पहले बता दिया 2 घंटे 45 मिनट का होगा, पूर्णांक 80 का होगा। कौन से चैप्टर से क्या, ये चर्चा अपन ने कर चुके। ये कुछ दिशा निर्देश हैं आपके, ठीक है। अब इसमें अपन सॉल्यूशन किए हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और आप जो इस चैनल को है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि हमारा काम भी आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दिशा निर्देश है, तो इसमें दिशा निर्देश में कुछ खास है नहीं कि परीक्षार्थी को सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन यानी कि रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जो कि दिशा निर्देश दिए जाएंगे वैसे वैसे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें, यानी कि जैसे कोई खंड है, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है तो उसमें जैसे 12 सब क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है उसके 6 सब क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चंस हैं। तो उनका जो यानी कहने का मतलब जो सब पार्ट्स यानी कि खंड में जो विभाजित है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन और उसके फिर छोटे छोटे पार्ट्स है, उन सबको एक जगह लिखना है। और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर्रोध या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। ज्यादातर आप कंपटीशन एग्जाम में देखोगे तो वहां क्या लिखा होता है कि अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र को सही माना जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है आपको, हिंदी रूपांतरण को सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ दिशा निर्देश है जो कि आप पढ़ सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं प्यारे प्यारे बालकों, जो भी क्वेश्चंस यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस का आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां पे इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कीजिए, यानी कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो हैं। इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है आपको परिमेय संख्या 129 बटा 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार है, पूछ रहा है। और इसका इंग्लिश में है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स 1 to 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 7, ठीक है। अब इसमें कह रखा है कि शांत होगा यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या फिर दे रखा है अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये आपसे पूछे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको एक चीज बताऊं मैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर आप क्या लगाओगे, अशांत वाला लगाओगे। क्या लगाओगे, अशांत वाला लगाओगे। लेकिन ध्यान रखना जल्दबाजी में मत करना। जो अशांत वाला क्वेश्चन है, जो आपके जो क्वेश्चन है इनकी जो प्रश्नावली 1.4 उसमें दे रखा है, पहले का चौथा क्वेश्चन है 1.4 एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 1.4 है उसका पहले का चौथा है। लेकिन वहां पर जो ये है 5 की पावर 7 है, वहां पर आपको दे रखा है 7 की पावर 5, यानी कि 7 की जो घात है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, जबकि यहां पर 5 की पावर ही 7 दे रखा है। अब या तो मिस प्रिंटिंग हुआ है बोर्ड वालों से, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत वाला होगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा, इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है कि जो को P अपॉन Q रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत के लिए क्या होता है कि P अपॉन Q में होना चाहिए, और P अपॉन Q है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि वो एक जगह शांत हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि जो Q है उसमें कैसे होने चाहिए, एक तो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जो Q वाला यानी कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो सह अभाज्य संख्या होने, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 और 5 दो संख्याएं हैं, 2 और 5 दोनों कैसी हैं, को प्राइम नंबर से। इन दोनों में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में समान हो, ठीक है। तो 2 और 5 कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या करता है, सही कर रहा है। अपनी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 की पावर n और
5 की पावर m के रूप में अगर q लिखा जाता है तो वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि शांत होता है, दशमलव का प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 7 और 5 की पावर 7 यानी कि डबल बार है, तो 5 की पावर कितना हो गया, 14 हो गया, यानी कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 14 हो गया, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। और अगर आपका जो किताब का क्वेश्चन 1.4 का पहले का चौथा जो क्वेश्चन है उसमें कैसा हो जाएगा, अशांत, लेकिन वहां कैसा हो जाएगा, 7 की पावर 5 आता है, यानी कि 2, 5 और 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में उसको नहीं लिख सकते क्योंकि 7 बच गया। अब 7 के गुणनखंड होंगे नहीं तो वो कैसा हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कैसा होगा, शांत। और आपके जो किताब के जो क्वेश्चन है 1.4 का चौथा, उसके हिसाब से कैसा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है जो अपना, देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है इनमें से। देखो ऑप्शन है आपके एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 घात वाला नहीं है, पहले में एक्स स्क्वायर है तो ये द्विघात है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी द्विघात है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसमें भी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। डी ऑप्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पे देखो एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो द्विघात नहीं है, यानी कि त्रिघात हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 वाला है, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या द्विघात बहुपद नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, इन दोनों को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। देखो x बराबर 3 y बराबर 1 दे रखा है, ऑप्शन x बराबर 1 y बराबर 3 दे रखा है, x बराबर y बराबर 2 है और x बराबर 4 है और y बराबर 0 है। तो देखो इसको विलोपन विधि से या किसी भी विधि से आप कर सकते हो। देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो y से y चला जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x बराबर 3 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में, x बराबर 3 y बराबर 1। अब इन दोनों को अपने को चेक करना है, तो x बराबर 3 और y बराबर 1 रखे हो, 3 और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर 1, x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है, विच वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसको सोल्व करने की विधि कौन कौन सी है, जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया था, तब आपको बताया भी था कि गुणनखंड विधि होती है, एक पूर्ण वर्ग विधि होती है और एक श्रीधराचार्य विधि होती है, 3 विधियां होती हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका राइट आंसर, उपरोक्त सभी जो द्विघात सूत्र है, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र भी जिसको बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि श्रीधराचार्य जी ने दिया था तो इस वजह से उसको श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, द्विघात सूत्र। तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र, तो ये उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए आगे दे रखा है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सारवंतर, यानी कि ए ज्ञात करना और डी ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 10, 5, 4, 6, 4, 10, 6, 10, और इंग्लिश में इसका है, विच इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16 और 22। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने बताया था कि प्रथम पद कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, तो a बराबर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता वैसे तो फिर बेसिक चीजें पर नहीं भी आती ना, तो देखो 2 ऑप्शन यहां से टर्मिनेट हो जाएंगे, ए पता चलते ही। एक तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा और एक डी ऑप्शन चला जाएगा, आपके पास 2 ही बचेंगे, बी और सी, यानी कि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब देखो डी सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस कर देते हैं, यानी कि आगे वाला पद कौन सा है, 10, इसमें से पीछे वाला पद माइनस करेंगे 4, तो 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 6, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा, 4 और 6, यानी कि सारवंतर तो कितना आएगा, 6 आएगा और प्रथम पद कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, इंग्लिश में है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 cm, देन डायमीटर ऑफ सर्कल। तो देखो डायमीटर यानी कि व्यास है वो त्रिज्या कितना होता है, दुगुना होता है, यानी कि 2r होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, तो 3.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर देखो 7 दे रखा है, बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी -3 और 5 है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, आपके निर्देशांक ज्यामिति में ये है। तो निर्देशांक ज्यामिति में देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं। जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें क्या होते हैं, एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस का होता है, यानी कि भुज भी प्लस का होता है और कोटि भी क्या होती है, प्लस की होती है। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स माइनस का होता है लेकिन वाई क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश, उसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें वाई नेगेटिव होता है और एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां दूसरे में पूछा है, वो सॉरी कौन से चतुर्थांश में पूछा है, तो एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव कौन से में होता है, एक तो दूसरे में होता है और एक तीसरे में होता है, लेकिन वाई क्या है, पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव कौन से में होता है, दूसरे में। तो माइनस प्लस वाला कौन से में आ जाएगा, द्वितीय में। या सीधा याद रखना, प्लस प्लस पहले में कौन सा, प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। तो माइनस प्लस है तो कौन से में चला जाएगा, बी में, द्वितीय में चला जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, tan 45 प्लस कोट 45 का मान होगा। जो tan 45 है और कोट 45 है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको देखो टेबल आपको याद होनी चाहिए, आपको पहले भी मैंने बताया था जब ब्लूप्रिंट बताया था तब भी, कि tan 45 और कोट 45 ये वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, इससे आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप सभी को पता है। और 45 डिग्री पे कोई सा भी वैल्यू हो, चाहे tan 45 की वैल्यू वही कोट 45 की रहेगी, sin 45 की जो वैल्यू वही cos 45 की वैल्यू रहेगी। तो यानी कि वो दोनों आपस में चेंज नहीं होते। इसी प्रकार sec 45 की वैल्यू वो cosec 45 की भी वैल्यू होती है। तो tan 45 की 1, कोट 45 की 1, तो 1 और 1 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 7वें में कौन सा आ जाएगा, बी, 2 ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, कोस 90 माइनस 48 डिग्री का मान होगा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होता है, आपको बताया था। क्या बताया था, 90 माइनस थीटा है यानी कि 90 है। आपके 270 खैर 10वीं क्लास में नहीं आता, 11वीं 12वीं में वहां से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन किस पे चेंज होता है, एक तो 90 पे चेंज होगा और एक क्या होता है 270 पे चेंज होता है। 180 पे यानी कि पाई पे और 2 पाई पे चेंज नहीं होता, या 0 पे भी चेंज नहीं होता। तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है वो चेंज होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा देखो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, साइन 48 डिग्री। कौन सा है, साइन 48 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कहने का मतलब माध्य ज्ञात किया जाता है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जितने भी आपके पास जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनका पूरा मतलब योग किया जाता है और उसके नीचे वो कितनी बार आ रहा है उनके नंबर से लिखे जाते हैं। तो इनमें देखो आपको बी ऑप्शन है, सिग्मा एक्स प्लस ए एच है वो बटा एन वाला जो है ये किसका माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। बाकी सिग्मा एक्स बटा एन, सिग्मा एफ एक्स बटा एन और सिग्मा एफ डी बटा एन है, वो तीनों एक ही चीज है, माध्य ज्ञात करने के सूत्र है। जबकि बी है वो आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। देखो बहुलक ज्ञात करने के दो तरीके, एक तो ये इजी वाला दे रखा है, एक आगे आपके जो क्वेश्चन आएगा देखना उसमें देखेंगे अपन, उसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अवर्गीकृत बारंबारता है। अवर्गीकृत बारंबारता है, इसके अंदर सीधा सीधा आपको क्या देखना है कि सबसे ज्यादा बार बारंबारता कौन सा, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा। देखो इसमें एक्स क्या है, नंबर्स हैं, और एफ क्या है, बारंबारता है। तो 4 8 6 2 में सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, 8 है। तो 8 का जो बारंबारता है उसके सामने x की वैल्यू कितनी है, 7, और वही क्या है आपका बहुलक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, से ऑप्शन हो जाएगा। 7 है वो क्या है, इसका बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने बताया था क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है प्यारे प्यारे बालकों, वो क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से कम, यानी कि 0 से 1 के मध्य लाई करती। प्रायिकता 1 से ना तो कभी 1 से बड़ी हो सकती और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती। ध्यान रखना, प्रायिकता है वो ना तो 1 से कभी बड़ी हो सकती और ना ही वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वो 0 हो सकती है मिनिमम से मिनिमम, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अब इसमें देखो ये कौन सी चीज नहीं कर रहा, 2/3 1 से कम है। नेगेटिव देखो ये ऋणात्मक गया 1.5 माइनस 1.5, तो ये ऋणात्मक गया। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी, ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 12वें का क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार देखो दोस्तों अपन ने क्या किया है, अभी एमसीक्यू किए हैं। अब आगे वाले क्वेश्चंस अपन करते हैं, जो कि क्या है कि आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस हैं वो क्या आएंगे। तो देखो आगे बात करते हैं रिक्त स्थान वाले में।
देखो आगे दे रखा है आपको, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। तो देखो ऐसे अगर बराबर होते हैं तो कैसा होता है समीकरण निकाय, कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। और c1 अपॉन c2 भी अगर डज नॉट इक्वल टू हो तो उसका कोई हल विद्यमान नहीं होता। यहां सारे बराबर हैं तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10 8 6 4 का सातवां पद ज्ञात कीजिए। या तो देखो इसके अंदर आप सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हो, या 4 पद आपको दे रखे हैं, सार्वंतर आपको पता है, सीधा 3 पद और लिखने हैं। भाई 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, तो 4 पद आ गए। अब इसके आगे वाला क्या आएगा, 4 में से कितना सार्वंतर कितना, 8 माइनस 10 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस का 2 जोड़ो 4 में माइनस 2 किया तो कितना बचा 2, 2 में माइनस 2 किया तो 0, और 0 में माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा -2, यानी कि सातवां पद कितना आ जाएगा -2। बाकी an का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, an का फॉर्मूला लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर बाकी छोटा है फटाफट से आपको कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला लगा के करो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, -2। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर डॉट डॉट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो किसी भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचने की संख्या है वो कितनी आएगी, वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, तो फाइंड फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो जैसे आगे चल के तो आप पढ़ोगे, यहां तो आपको रटा रटा करना है कि अंडर रूट लगाना है, और उसमें क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाकी इसमें से अगर x1 माइनस x2 कर दोगे या y1 माइनस y2 कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अंडरस्टूड बात है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला लिखवाया गया है, तो फॉर्मूला क्या लिखना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट पूरे पे आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने कहा था कि 90 पे थीटा क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। फिर देखो आपको दे रखा है, छठा क्वेश्चन दे रखा है, बंटन 7 4 6 3 8 5 9 का क्या पूछ रहा है आपको, मादी का पूछ रहा है। तो क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और कितनी संख्याओं का भाग देना है, 3 3 6 और 7 का भाग देना है। तो ये 42/7 आएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर इसका, 6 आंसर आ जाएगा। तो छठे का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देखो क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 3 से, और ये कितने नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समापवर्ती 3 है, तो लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी कि 2 संख्या a और b, या x और y भी मान सकते हो आप, x इंटू वाई मान सकते हो, या a या b मान सकते हो, या p इंटू q मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी मान सकते हो। महत्तम समापवर्ती यानी कि उसका HCF कितना है, 3 है, LCM कितना दे रखा, वो गुणनफल कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM ज्ञात करवाया है। तो आप सभी को पता है, अगर पहला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें जो रियल नंबर्स हैं उसमें आपको बताया गया है HCF ज्ञात करना, LCM ज्ञात करना, और उसी के अंदर बताया गया है कि 2 संख्याओं का गुणा है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के LCM इंटू HCF के गुणा के बराबर होता है। क्या होता है, फिर से सुनना, 2 संख्याओं का जो गुणा होता है वो उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणन के बराबर होता है। तो उन दोनों का गुणन यानी कि A क्रॉस B बराबर LCM इंटू HCF होगा। तो LCM को इधर लेंगे अपन, तो LCM बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A क्रॉस B इंटू HCF। अपने पास जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। A क्रॉस B कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। HCF कितना दे रखा है आपको, समापवर्ती कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 180/3 बराबर 60, यानी कि अतः अभीष्ट लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सॉरी तीसरे के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रखा है आपको, x² प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देना है। किससे देना है, x माइनस 2 से भाग देना है। तो शेषफल ज्ञात करवाया है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, भाग दे देंगे, सिंपल भाग देते हैं वैसे भाग देना है। इसमें क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1 में किसका भाग देना है, x माइनस 2 का भाग देना है। तो दे देते हैं, x माइनस 2 को सबसे पहले x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका x²
और प्लस का 2x²। ये माइनस नहीं है, माइनस फिर इसमें से बाकी निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। अब ये देखो प्रोजेक्टर है तो इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इस वजह से ध्यान रखना, इस चीज को मैं समझा रहा हूं। तो क्या आएगा यहाँ पे -x², x² प्लस 2x आएगा। ये माइनस प्लस है वो क्या कर रखा है अपन ने, चेंज किया है। तो x² ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x² को करेंगे तो x² से क्या चला जाएगा, x² चला जाएगा, और -2x है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएगा। और आगे +1 अपन ने उतार लिया। फिर +5 से करेंगे तो 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x आ गया, और -2 को 5 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आएगा। फिर माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 5x और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, +10 और ये कितना हो जाएगा, 11। तो शेषफल कितना बच गया अपना, 11। भागफल कितना आ गया, x प्लस से 5 आ गया। ठीक है, तो आसानी से आपको करना है, मतलब भाग देना आना चाहिए, सिंपल सा जैसे भाग देते हो वैसे ये क्या है, आपके बीजीय भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद x² - 6x + 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो बहुपद दे रखा है अपने को x² - 6x + 7 में। अब शून्यांक क्या मानने हैं, अल्फा बीटा, आपको पता है क्या मानना है, अल्फा और बीटा मानना है। आप xy भी मान सकते हो, कुछ भी अपनी मनमर्जी। अल्फा बीटा मतलब अपने पूर्वज मानते आ रहे हैं, वही अपन मान रहे हैं कि अल्फा और बीटा है, क्योंकि अपन ने वो फॉर्मूले याद कर रखे हैं, रट रखे हैं, तो उसी हिसाब से बाकी x और y भी मान सकते हो, कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। PQ भी मान सकते हो, RS भी मान सकते हो, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हो। तो अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, रिमाइंड करते रहो, साथ के साथ जो चीजें हैं वो रिमाइंड करते रहो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। c/a ध्यान रखना, उसमें माइनस नहीं आता, और अल्फा प्लस बीटा में क्या आता है, -b/a आता है। तो -b/a। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, -6 है। b की वैल्यू कितनी है, -6। देखो इसमें साथ में जो साइन है, चाहे प्लस का हो माइनस का, वो साथ लेना है, ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी है, -6। a की वैल्यू, ये a है, ये b है, ये c है, सभी को पता है ना, ax² + bx + c। ये जो मतलब व्यापक जो हल समीकरण होता है वो क्या होता है, द्विघात का, ax² bx + c। तो एक बराबर कितना है, 1 है, और b बराबर -6, तो -6/1, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, सूत्र होता है क्या, c/a। तो c/a, c की वैल्यू कितनी है, यहां पर 7 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 7/1, 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ गया, 6 आ गया, और गुणनफल कितना आ गया, 7 आ गया। ऐसे प्रॉपर रूप से लिखना, ये आपको सॉल्यूशन इसीलिए दिखा रहे हैं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे, बाकी आपको आता है, आप सीधा ऐसे मत कर देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -6/1 बराबर 6 आ गया। ये नीचे लाइनें लिखोगे, इसी से आपको नंबर दी जाएंगे, नहीं तो 1 नंबर का सवाल है, आधा नंबर अगला काट लेगा, आपको आधा नंबर मिलेगा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस से लिखना है, और सूत्र जहां पे भी यूज हो रहा है वो सूत्र लिखना है सारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। देखो अभी बताया था मैंने, अद्वितीय हल के लिए क्या आएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी अपन ने क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, वो बराबर थे, उसके लिए क्या था, अनंत हल था। अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब देखो इसको लिखना कैसे, यदि दो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 है, और a2x + b2y + c2 = 0 है, तो निकाय का हल कैसा होगा, अद्वितीय होने के लिए आवश्यक जो शर्त है वो क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या आएगा, b1/b2, यानी कि दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन किया था वही है क्या, अभी जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन करना है। तो -b/a, यहां पे b की वैल्यू कितनी है, देखो समीकरण अपने को दे रखा है 2x² + 3x + 4 = 0 दे रखा है। तो b बराबर वैल्यू कितनी है, +3, और a बराबर कितना है, 3। तो -b/a, b की जगह 3/2, माइनस ऐसे का ऐसे है, तो -3/2 आ गया। मूलों का योग कितना हो गया, -3/2। मूलों का योग ही पूछा था, अगर गुणनफल भी पूछता तो क्या आ जाता, c/a 4/2, 4/2, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मूलों का गुणनफल कितना आ जाता, 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, योग पूछा है, तो क्या आएगा, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। अभी था ना द्विघात सूत्र कि जो द्विघात है उनको सोल्व करने की विधियां क्या क्या थी, एमसीक्यू में पूछा था और उसी का पूछा है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र में सबसे पहले क्या लिखोगे, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और इसको क्या लिखते हैं, आपके आगे काम में आएगा, देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे ना अपन, आगे जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला, उसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या मानते हैं, अंडर रूट बी, इसको क्या मानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मानते हैं, डी। कि ये लेस देन 0 आएगा तो क्या होगी उसकी प्रकृति, बराबर 0 आएगा तो क्या प्रकृति होगी, ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या प्रकृति होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a ये सूत्र है, सभी को आता होगा। तो ये सूत्र लिखना है नीचे, लेकिन लाइन लिखनी है कि ये एक सूत्र किससे बना है, जो व्यापक समीकरण है, जो जनरल सॉल्यूशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है, जबकि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर वो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है पूरे नंबर लेने के लिए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। देखो वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है, 2 खींची जाती है, अपन ने पहले क्वेश्चन किया। और किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। कितना बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। आगे वाला क्वेश्चन है, देखो निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। अभी बताया था मैंने, एक्स वाला जो निर्देशांक है उसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, और वाई वाला जो निर्देशांक है उसको क्या कहा जाता है, कोटि। तो भुज कितना हो गया, 4, कोटि कितनी हो गई, 3 होगी। सिंपल सी बात है, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले यही पढ़ते हो कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। और सिंपल सी आपको ध्यान रखना कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट यानी कि पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, आपका भुज कहलाता है, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाता है, आपका कोटि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान ज्ञात कीजिए cos 30 डिग्री माइनस साइन 60, ये माइनस मत मानना है ना, ये मान ज्ञात कीजिए, डैश लगा रखा है, cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। देखो cos 30 वैल्यू अभी बताया था मैंने कि टेबल आपको 90 तक याद होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 में से अंडर रूट 3/2 गया तो क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, चूंकि लगा कि यहां पे जैसे ये किया तो यहां पे जैसे इसको नीचे लिखोगे तुम लोग बराबर में ना लिख के, और इधर साइड में चूंकि लगा क्या लिखोगे, cos 30 बराबर अंडर रूट 3/2 और साइन 60 बराबर अंडर रूट 3/2। ये चीज और इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो यदि sin 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो sin 3x बराबर 1 दे रखा है आपको, x का वैल्यू पूछिए। तो 1 क्या होता है आपको पता है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 90 का मतलब π/2 क्या होता है, π/2। तो sin 3x बराबर 1 और sin 3x बराबर sin π/2। अब यहां पे भी साइड में चूंकि लगा के क्या लिखोगे, sin π/2 के आगे चूंकि 1 sin 90 बराबर 1 होता है, या sin π/2 बराबर 1, ये चूंकि कोष्टक में लगा के लिख दोगे जिससे कि ये अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, sin 3x बराबर sin π/2 है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि 3x है वो π/2 के बराबर होगा। भाई दोनों चीजें बराबर हैं, साइन की ये वैल्यू है यानी कि साइन में थीटा क्या है, 3x है, और उधर साइन में थीटा क्या है, π/2 है, दोनों बराबर होंगे। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा आपका, π/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, गुणा हो जाएगा तो π/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। आगे वाला क्वेश्चन है 11वां कि बंटन 10, 12, 8, 7 और 13 का माध्य ज्ञात करो। अभी ऐसा क्वेश्चन अपन ने एमसीक्यू में भी किया था। तो देखो 10, 12, 8, 7, 13 मैंने बताया था कि सबको जोड़ लो। तो सारा सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, योगफल 50 आएगा। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ संख्या होंगे यानी कि नंबर ऑफ कितने हैं, 5 है। 50/5 बराबर 10। तो इसका माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना क्या होगी। देखो इसमें पूछ रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना पूछ रहा है। देखो सिक्का उछाला जाता है, मैंने अभी प्रायिकता का बताया था कि प्रायिकता मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है, मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। अब इसको उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। तो देखो या तो परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है, ये एस का मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि। आप 11वीं में अगर गणित लोगे तो उसमें पता चलेगा एस किसके द्वारा, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि उसके द्वारा कितनी समष्टियां बन सकती है, क्या क्या संभावित परिणाम है। तो भाई एक सिक्के को उछालेंगे अपन तो उसमें क्या क्या परिणाम संभव है भैया, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। अब इसमें किसका पूछ रहा है, चित्त और पट आने की संभावना, दोनों का ही पूछा है। तो हेड या टेल, नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि कितना है, 1 और 2 आ गया। चित्त आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड PH NH, यानी कि हेड कितनी बार आ रहा है और नंबर ऑफ समष्टि कितनी है। तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। देखो दोनों में से कितनी बार, 1 बार आ रहा है। नंबर ऑफ
समष्टि कितनी है, 1 2 है सॉरी, तो 1/2 क्या होगी, चित्त आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता भी इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकाल सकते हो, n/t कितना है, नंबर ऑफ टेल्स 1 है और टोटल नंबर ऑफ एस कितना है 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। अब इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि चित्त आने की प्रायिकता अगर आपने निकाल ली 1/2 तो क्या निकाल सकते हो, आपको पता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्लास में भी, और बाकी आपको बता देता हूं फिर से कि क्या होता है, प्रायिकता कितनी होती है 1, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो पट आने की प्रायिकता या चित्त ना आने की, चित्त ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या होगा कि चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सिक्का सीधा खड़ा हो जाएगा, वो बहुत रेयर केस होता है, वो अपन गणित में मानते नहीं कि भाई हाँ सीधा खड़ा हो गया, भैया तो चित्त आएगा या पट आएगा, 2 ही परिणाम संभव हैं। तो उसमें 1 में से 1/2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1/2, और बाकी ऐसा सीधा भी लिख सकते हैं जब अपने को पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखो बालकों, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और ज्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ लिखने का आपको ध्यान रखना है, और लिखने में भी एक ही लाइन है, बार बार यूज करनी है। देखो यूक्लिड विभाजन विधि 90 और 144 का महत्तम समापवर्त, इसमें करना क्या है कि यहाँ पर 144 बड़ा है, 90 छोटा है, दोनों संख्याएं, तो 144 बड़ा है, तो 144 को बड़ा बाहर ले लेंगे, और इसमें ये लाइन तो लिखनी है 144 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो 144 बराबर 90 को एक बार गुणा करेंगे प्लस 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, क्योंकि 90 को 2 बार गुणा करेंगे तो 180 बड़ा हो गया, तो मतलब नहीं, तो 90 को एक बार गुणा करेंगे और 54 का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर चूंकि 54 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए, तब तक अपना ये चलती रहेगी। अब किस में लेंगे, 90 और 54 में लेंगे, 90 और 54 में लेंगे, इसलिए 90 और 54 के लिए तो 90 लिया, 90 में 54 को एक बार करेंगे गुणा, 2 बार करेंगे तो 108 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 54 इंटू 1, ये माइनस नहीं है प्लस होगा, यहाँ पे 54 में 36 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, तो 54 इंटू 1 प्लस 36। अब 54 और 36 में लेंगे, क्योंकि 54 और 36 शेषफल यूक्लिड प्रमेय विभाजन का प्रयोग करने में, क्योंकि 36 में नॉट इक्वल टू 0, तो 54 बराबर 36 इंटू 1, क्योंकि 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो गया, तो 36 इंटू 1 प्लस 18। अब किस में लेंगे, 36 और 18 में, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक अपने को ये प्रक्रिया करनी है। 36 और 18 में लेंगे, 36 बराबर 18 को 2 बार गुणा करेंगे, 36 प्लस 0, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक 18 है, भाजक क्या है, 18 है, यानी कि 18 का भाग लग रहा है, तो लास्ट में जो भाजक बचता है वही क्या होता है आपका, MCA क्या होता है आपका, HCF होता है। तो महत्तम समापवर्त कितना होगा आपका, 18 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 36 का क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2, तो 18 क्या हो जाएगा अपना, HCF हो जाएगा 144 और 90 का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। 5वां क्वेश्चन है, देखो द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवाया है, शून्य ज्ञात करवाया है। शून्य ज्ञात करने का मतलब वही आपसे मूल ज्ञात करवाए हैं, बेसिकली शून्य ज्ञात करने का वह शून्य ज्ञात करवाए हैं, यानी कि जिस पे वैल्यू क्या है, शून्य हो जाए, या जो समीकरण को क्या कर दें आपके, संतुष्टि कर दे। तो दिया गया बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 दे रखा है। अब इसको देखो 2x माइनस 15 को इसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें आपको देखो कुछ भी नहीं कह रखा, शून्य ज्ञात करना है। अब इसमें आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, गुणनखंड विधि लगा सकते हो, पूर्ण वर्ग वाली लगा सकते हो, और श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसके टुकड़े किए हैं, अपन ने क्या किया है, टुकड़े किए हैं, गुणनखंड विधि लगाई है। देखो इसमें अपने को क्या आना चाहिए कि 15 होना चाहिए, योग तो कितना होना चाहिए, 15 होना, वो गुणा तो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, योग कितना आना चाहिए, -2, तो -5 और 3 प्लस का 3, -5x और +3, -5x में से प्लस का 3x गया तो -2x योग बच गया, -5x को +3x से करेंगे तो माइनस का 15x क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, तो -5x और 3x क्या हो गया आपके, इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो इसमें से x कॉमन लिया तो x में से x बच गया, या 5x में से x कॉमन आया तो 5 बच गया। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लिया तो x बच गया और माइनस का 5 बच गया, तो x - 5 और x + 3 क्या बचा, x - 5 और x + से 3 बच गया, यानी कि x - 5 दोनों में से कॉमन और x + 3 आ गया। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या किसके बराबर होंगी, 0 के बराबर होंगी, तो x - 5 और x + 3 बराबर 0 होगा। अब या तो ये संख्या 0 के बराबर होगी या ये संख्या 0 के बराबर होगी, तो x - 5 बराबर 0 होगा या x + 3 बराबर 0 होगा। अब x बराबर 5
हो सकता है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा, ये x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो जो शून्यंक होंगे वो क्या होंगे, अतः बहुपद के शून्यंक या तो क्या होगा 5 होगा या माइनस का 3 होगा। अब 5 रखो, इसके अंदर देखो शून्यंक आता है क्या, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का कितना हो जाएगा 10 और माइनस 15, 25 प्लस का और माइनस के 25 हो गए, 0 आ गया। अब माइनस का 3 रख के देखते हैं, -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 9 आएगा, माइनस का 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 6 कितने हो गए 15 प्लस के, और यहां कितने हैं माइनस के 15, तो 0 हो गया। यानी कि दोनों शून्य ज्ञात हो गए और अपने दोनों सही अपन ने चेक किया है, बाकी चेक नहीं करना, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो शून्य कितने हो जाएंगे 5 और -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से, देखो जब तक आपको कहा नहीं जाए ना तब तक आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफिक आपको अगर मेंशन कर दिया तो उसी विधि से करना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें कह दिया कि किससे करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। 2x + y बराबर 6 दे रखा है, 2x - y बराबर 2 दे रखा है, तो दोनों को लिखना है। विलोपन का मतलब होता है कि या तो x को विलोपित करें या y को, यानी कि उनको हटाना है, यानी कि बेसिकली काटना है। अब यहाँ पे देखो अपने को कुछ गुणा उणा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हो रहा है अपना, क्योंकि ये भी y है कोएफिशिएंट दोनों के बराबर है, तो माइनस प्लस है तो कट जाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 4x बराबर 8। ये देखो जोड़ रखा है, आपको ऐसे ही यहाँ पे लाइन खींच लेनी है आपको, तो यहाँ पे कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे दी हुए समीकरण, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इसी प्रकार लिख के नीचे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये कट जाएगा आपका, क्रॉस कर देंगे 2 और 2, 4x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8/4 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये 2 x की वैल्यू आ गई तो किसी भी समीकरण में रख लो, या तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी एक में वैल्यू रख दो, अपनी y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में रखते हैं, देखो 1 में रखा है, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 × 2 कितना हो गया 4 प्लस y बराबर 6, 6 में तो 4 प्लस y बराबर 6, 4 उधर जाएगा 6 - 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो अब इस स्थल क्या हो जाएगा कि x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इसको आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई समीकरण 1 में रखना है, इसमें रखेंगे देखो तो 4 हो गया और माइनस का y है, ठीक है, इधर क्या है 2 है, तो ये 4 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा -4, -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, तो माइनस y बराबर -2 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझना है, मेरी वॉल्यूम को पकड़ना है कि कैसे क्या कर रहे हैं। आगे वाले जो क्वेश्चंस करेंगे अपन धीरे धीरे, जो बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे वो बोर्ड पे सॉल्व करके कर लेंगे। ये मॉडल पेपर से छोटे क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चल रहे नहीं तो, क्योंकि क्वेश्चन लिखना फिर उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करना काफी लेंथी हो जाता है, इसी में कितना लंबा हो गया तो वो वाला तो और भी ज्यादा लंबा हो जाता है, इतना लंबा वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गुणनखंड विधि, देखो उसमें विलोपन विधि इसमें दे रखा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, वो रेखिक समीकरण था, ये द्विघात समीकरण है। 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं, वही मूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब लेकिन इसमें कहा है गुणनखंड विधि, यानी कि जो रेखिक समीकरण अभी पहले लगाई थी वही अपने को लगानी है, गुणनखंड विधि। 2x² + x - 6, अब देखो इसमें क्या करना है अपने को कि जोड़ने पे तो क्या प्राप्त हो प्लस का x प्राप्त हो, और गुणा करने पे कितना हो 12x² हो। तो देखो 4x और -3x, 4x में से 3x गया तो क्या बचेगा प्लस का x बच गया, तो जोड़ सही आ रहा है। 4x को 3x से गुणा करो तो 4 × 12x, कितना आ रहा है 12x, x तो x से क्या x², तो बराबर सही आ रहा है। अब ये हो गया 2x² + 4x - 3x - 6। अब यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 2, 4x में 2x का भाग देंगे, x से x कट गया, 2 का 4 में भाग दिया तो 2 बच गया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x, और ये माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, भाई माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, इसको वापस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो x + 2 बराबर 0 हो गया। तो x + 2 कॉमन आ गया और 2x - 3 आ गया। अब या तो ये चीज 0 के बराबर होगी या ये चीज बराबर होगी, तो x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर ये अगर 0 होगा तो ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये होगा तो 2x बराबर 3 हो गया और x बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। तो यही अपने क्या है अभिष्टल है, x बराबर -2 और x बराबर 3/2, तो दिए गए समीकरण के मूल क्या है -2 और 3/2। नेक्स्ट बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। देखो पद पूछा है, माना समांतर श्रेणी में n पद है, पद पूछ रहे हैं आपको, दे रखा है 7 दे रखा है, 13 दे रखा है, 19 दे रखा है, और लास्ट पद अंतिम पद दे रखा है आपको 205। देखो प्रथम पद कितना है 7, सार्वंतर कितना है 13 - 7 कितना हो गया 6, सार्वंतर दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो क्या ज्ञात करना है an ज्ञात करना है। an आपको दे रखा है, ठीक है, पदों की संख्या पूछिए तो an लास्ट पद दे रखा है या nवां पद दे रखा है 205,
तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो 205 ए एन की जगह 205 दे रखा है अपने को, लिख दिया, ए बराबर 7 लिख दिया, एन ज्ञात करना अपने को एन माइनस वन, 6 पर डी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। सोल्व करेंगे 205, ये 7 इधर आया, माइनस का एन माइनस वन इंटू 6 हो गया। 205 में से 7 गए 198, एन माइनस वन इंटू 6। अब इसको 6 को नीचे ले आएंगे, 198 बटा 6 एन माइनस वन। अब 198 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 33। तो n माइनस वन बराबर कितना आ गया 33 आ गया। तो n बराबर कितना आ जाएगा 33, ये एक इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 33 प्लस 1 34। तो जो उपरोक्त समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, उसके कितने पद हो गए 34 पद। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे 34 पद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की वे संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं वो ज्ञात करनी है अपने को। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, लेकिन 100 क्या है 7 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले जो 7 से विभाज्य आएगी कितनी 105। अब इसके बाद में 7 जोड़ते रहेंगे अपन, 105 112 119, ये सारी क्या है 7 से डिवाइड होने वाली। 3 अंकों की मैक्सिमम संख्या कौन सी आएगी 999। अब 999 से जस्ट छोटी संख्या देख लीजिए जो 7 से विभाज्य है। तो 994 है वो 7 से विभाज्य है, 994 के बाद वाली संख्या है वो 7 से विभाज्य नहीं है 999 तक। तो अपने को पहला वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वो का वो क्वेश्चन है कि कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि आपको एक श्रेणी हो गई अब 105 112 119 199, इसमें पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। प्रथम पद 105 है, सार्वंतर डी है, अंतिम पद कितना है 994 100 वही सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 994 105 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह 7 आ गया, पिछले में 6 था, बस सेम सॉल्यूशन करना है अपने को। और एन बराबर कितना आ जाएगा 128, यानी कि 100 से 3 अंकों वाली, यानी कि 100 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं हैं ऐसी 128 संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होंगी 7 से डिवाइड होंगी। ठीक है प्यारे प्यारे बालकों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी रचनाएं प्रश्नावली, जो प्रश्नावली नंबर 11 है उसमें से आया है आपके कि थोड़ा और छोटा कर देता हूं इसको मैं, जिससे आपको उधर दिखे। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करें, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 2:3 में विभाजित करना है। देखो कोई भी रेखाखंड खींचना है उसको 2:3 में क्या करना है विभाजित करना है। और जब तक विभाजन के लिए कहा नहीं जाएगा उसको क्या मानना है आपको बाह्य विभाजन मानना है। क्या मानना है बाह्य विभाजन मानना है। तो एक 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे अपन, सबसे पहले रेखाखंड खींचेंगे, 2 + 3 कितने 5 अनुपात में बांटेंगे। देखो A1 A2 A3 A4 A5 तक बांटेंगे। ठीक है, फिर A5 को लास्ट वाले बिंदु से मिला देंगे, B पॉइंट से मिला देंगे। फिर एक A5 पे क्या काटेंगे, एक चाप काटेंगे। क्या काटेंगे, एक चाप काटेंगे। और फिर किस पे काटेंगे, 2 अनुपात में काटना है तो 2 पे काटना है। उसके बाद में उसके एंगल को नापेंगे, A5 वाले एंगल को नापेंगे और इधर A2 वाले एंगल को नापेंगे। तो और A5 से B तक की जो रेखा है उसके समांतर रेखा A2 से खींचेंगे, जो कि किस बिंदु पे मिलेगी, P बिंदु पे मिलेगी। और ये क्या हो जाएगा, अपना विभाजन हो जाएगा 2:3 में। ये देखो आपको रचना के चरण लिखने हैं, तो ये रचना के चरण देख लेते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर, अब किरण AC खींची, कौन सी AC, एक न्यूनकोण बनाते हुए कोई भी अपन रेखा खींच सकते हैं, कितनी लंबी खींच सकते हैं ये। ठीक है, अब किरण AC पर A से प्रारंभ करके 2 + 3 5 बराबर भागों में बांटना है। ये मैंने बताया था आपको कि 5 बराबर भागों में बांटना है। तो दूरी पर बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 अंकित करना है, जो कि अपन ने कर दिया A1 A2 A3 A4 A5। फिर उसके बाद में देखो अब A5 को B से मिलाना है। कहां से मिलाना है, अंतिम से, यानी कि 5वां जो डिवाइडेशन है उसको किससे मिलाना है, B बिंदु से मिलाना है। इस प्रकार P AB को 2:3 में बांटता है। ये सॉरी A2 से A2P समानांतर खींचनी है। मैंने अभी बताया कि A2 से प्रकार से चाप काटना है A5 पे, फिर एंगल के उतना ही चाप किस पे काटना है, A2 पे काटना है। फिर एंगल नापना है A5 पे और उतने ही एंगल का A2 पे नाप के एक चाप काटना है। और फिर A2 से P को मिलाते हुए क्या खींचनी है, अपने को रेखा खींचनी है। इस प्रकार P AB को 2:3 में बांटता है। ठीक है, दोनों भागों को मापेंगे तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका रचना वाला क्वेश्चन है, जो कि अपन आगे जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से अपन करके और समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखो 11वां भी रचना का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, जो परस्पर क्या है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 60 डिग्री पे। अब इसमें तो देखो अलग तरीका दे रखा है, जो सॉल्यूशन दे रखा है इसने वो अलग तरीके से दे रखा है।
बाकी आपको क्या करना है, वही सेम क्या करना है, पहले तो एक 5 सेंटीमीटर का वर्त खींचना है। क्या खींचना है, एक वर्त खींचना है। फिर उसके बाद में क्या खींचनी है, एक त्रिज्या खींचनी है। एक त्रिज्या खींच लेंगे, कोई सी भी एक त्रिज्या खींचनी है अपने को, एक सिंपल सी त्रिज्या खींचनी है। फिर उसके बाद में क्या बनाना है अपने को, यहाँ पे 90 डिग्री और एक 90 डिग्री बनाना है और उससे एक रेखा खींच दी है। क्या खींचेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल प्रकार से बन जाएगा, आपको पता है। पहले 60 डिग्री का बनेगा, फिर 120 डिग्री का बनेगा, फिर 120 और 60 वाले से चाप काटेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा और इससे अपन एक रेखा खींच देंगे आगे की तरफ और वो क्या बनेगी, अपने एक स्पर्श रेखा खींचेगी, चाहे पहले इधर बनाओ या इधर बनाओ। फिर उसके बाद में सेम प्रोसेस अपन ए बिंदु पे करेंगे और वो क्या बनेगा आपका, और यहाँ पे कितने डिग्री का बनाना है कोण, केंद्र पे 120 डिग्री का। कितने का बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो 120 डिग्री का पहले यहां से चाप काटेंगे, एक सिंपल चाप, फिर यहां से एक चाप और दूसरे चाप में 120 डिग्री का ये रेखा खींच देंगे। क्योंकि ये क्यों बना रहे हैं अपन 120 डिग्री का, क्योंकि आप सभी को पता है कि केंद्र पे बना हुआ कोण स्पर्श रेखा के उसके सामने जो कोण बनेगा उसका डबल होता है। यानी कि यहां 60 डिग्री तो यहां कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। और यही चीज अपने को चाहिए, तो यहां 120 का बनाएंगे तो यहां वाला कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। तो इस रचना वाले को भी अपन आगे बाद में अच्छे से और समझ लेंगे, अपन डेमोस्ट्रेशन में आराम से आपको करके दिखाएंगे। अभी वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं नॉर्मली समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है अपना, देखो 12, देखो साइन ए दे रखा है 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है और कोस ए और टेन ए का मान दे रखा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लाल बटे का लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए 3/4, एक त्रिभुज बना लेंगे अपन एबीसी। इसमें न्यून कोण कौन सा लेना है, ए लेना है, क्योंकि क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है। तो 3 तो क्या हो जाएगा, लंब। अब न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो 3 ये हो गई, 4 ये हो गई। अब बी ए ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर के बराबर। इनके आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, कर्ण स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 7 आ गया। ये क्या आया, आधार स्क्वायर बराबर, आधार बराबर √7। तो अब तीनों वैल्यू आ गई अपने पास, लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। अब कुछ भी पूछो अपन आंसर दे देंगे सीधा सीधा। अब कोस ए है आपके पास, तो कोस ए बराबर देखो AB बटा AC। AB बटा AC का मतलब कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार AB बटा कर्ण क्या है, AC। तो आधार कितना अभी निकाला, √7/4, √7/4 आ गया। और इसी प्रकार टेन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो BC बटा AB, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है BC और AB क्या है, आधार। तो 3/√7 आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो 13 में दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी ज्ञात की थी, MCQ में ज्ञात की थी अपन ने। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू भी अपन ने देखी थी √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू एक का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3/4 माइनस 3/4। इसको यहां से भी आप काट सकते थे बट अलग अलग काटो, एक ही बात है। 3/4 से 3/4 गया और 2 आंसर बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राप्तांक दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है। तो ये xi यानी कि जो प्राप्तांक है वो तो क्या है आपके xi, छात्रों की संख्या क्या है, बारंबारता है यानी कि fi है आपकी। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिखना है अपने को। क्या निकालना है, fi xi निकालना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, fi xi निकालना है। तो 25 × 400 हो गया, 35 × 28 कितना होगा, 980 हो जाएगा। 45 × 42 कितना होगा, 1890 हो जाएगा। 55 × 20 कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। 65 × 6 कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। अब बारंबारता ज्ञात कर, वो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, सिग्मा fxi, सिग्मा यानी कि इसका सम ज्ञात करना है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 4460 हो जाएगा। और सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi यानी कि जो छात्रों की संख्या वो कितनी आएगी, 100। तो 4460 बटा 100, समांतर माध्य कितना आ गया, 44.7। देखो ये सूत्र है अपना x बार यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और छात्रों की संख्या दे रखी है। ये मैंने पहले बताया था ना अभी बहुलक ज्ञात करने के लिए कि अवर्गीकृत बहुलक था कि सबसे ज्यादा बड़ा वाला जो मतलब बारंबारता आ रही है उसके साथ वाला जो विचलन है वही क्या है आपका बहुलक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्गीकृत है यानी कि
एक वर्ग दे रखा है, इसमें ज्ञात करना है अपने को। देखो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। छात्रों की संख्या दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 20। ये छात्रों की संख्याएं दे रखी है। बहुलक के लिए दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता वाला यानी कि F1 ज्ञात करना है। F1 का क्या है इसमें, देखो सबसे ज्यादा 61 है, तो F1 की वैल्यू क्या है, 61 आ गई। अब इसके बाद में F0 ज्ञात करना है, यानी कि ठीक इससे पहले वाला। F0 बराबर कितना हो जाएगा, 52। F2 ठीक इससे आगे वाला यानी कि 38, यानी कि जो बारंबारता अपन ने सबसे ज्यादा है उसके ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा, F0, और ठीक आगे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका संगत वर्ग अंतराल यानी कि L की तरफ 60 से 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा। अब इसमें 60 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी कि लोअर पॉइंट। 60 से 80 में लोअर पॉइंट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। F0 मैंने बता ही दिया 52 हो गया, F2 कितना हो गया, 38 हो गया, F1 61 अपन ने ले लिया। H क्या होता है, H होता है जो बारंबारता अपन ने चूज की अधिकतम वाली, तो उसका जो विचलन है वो, यानी कि विचलन यानी कि उसमें गैप कितना है, तो 60 से 80 कितना गैप है, 20 का गैप है, तो H बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, सूत्र है ही अपने पास, बहुलक का सूत्र होता ही है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H। अब इसको गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे, तो बाकी आप सोल्व कर लोगे। F1 की जगह 61 रख दिया अपन ने और F0 की जगह 52 रख दिया और ये वैल्यू लिख दी, तो 9 बटा 122 माइनस 90 इंटू 20 आ गया। तो इसको सोल्व करना है, बेसिकली बात ये है, सूत्र में आपको वैल्यू रखनी है और ये अपना आ जाएगा कितना, 65.62, 65.62। ये क्या आएगा, इसका बहुलक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।